हाँ जी, क्या हाल चाल है। गुड इवनिंग सबको। और प्री मिक्स की धुन पे डांस करने के लिए तैयार हो जाइए। 5 सवाल 10 मार्क्स। क्या सही स्कोर रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अपनी अटेंडेंस इस वीडियो में मार्क करने के लिए कमेंट में लिखिए बाल्टिक स्टेट्स। बाल्टिक स्टेट्स आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। आइए पहले क्वेश्चन पे नजर मारते हैं। आपसे 2 स्टेटमेंट दी गई हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन से रिलेटेड, और आपने इनकरेक्ट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। पूछा क्या जा रहा है कि दोनों स्टेटमेंट में से क्या दोनों इनकरेक्ट हैं, क्या एक इनकरेक्ट है, क्या आपको लग रहा है आपने बताना है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पहले आप पॉज करो, मैं आगे बढ़ रहा हूं, आप पॉज करो, अपना सही आंसर निकाल के देखो। अब इसका आंसर है नाइदर 1 एंड 2, यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट्स एब्सोल्युटली करेक्ट हैं। आपसे पूछा गया था कि कौन सी इनकरेक्ट है, तो दोनों इनकरेक्ट नहीं है, दोनों क्या है, करेक्ट है। थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन जैसे दिए गए हैं, आपने ध्यान रखना है इस बात का, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने पूछा विच ऑफ द अबव मेंशन्ड स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। सर नाइदर ऑफ देम आर इनकरेक्ट, व्हिच मींस बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। आईओएम, ये डेफिनेटली ये दिस इज अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिस्टम। ये बनाया गया था 1951 में, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो हंगामा हुआ था, काफी सारे माइग्रेंट्स को अकोमोडेट करना था। वर्ल्ड वॉर 2 का जो एपी सेंटर था वो भी आप जैसे जानते हैं यूरोप का ही था। तो जो मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट्स था फ्रॉम यूरोप, तो एक प्रोविजनल इंटरगवर्नमेंटल कमिटी फॉर द मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम यूरोप, ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1951 में, बिकॉज ऑफ द केओस एंड डिस्प्लेसमेंट विच हैपेंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, पर्टिकुलरली फ्रॉम द वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप। ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप तो जैसे आप जानते हैं यूएसएसआर का हिस्सा था। मैंडेट क्या था? मैंडेट ये था कि वेस्टर्न यूरोप में जितनी भी यूरोपियन गवर्नमेंट्स हैं, तो वहां पे आइडेंटिफाई करना कौन से ऐसे देश हैं जहां पे बहुत ज़्यादा लोग माइग्रेट हुए हैं, जहां से बहुत ज़्यादा एक्सोडस हुआ है, और लोगों को, जो लोग बिकॉज ऑफ वॉर जो अपने घरों से बेघर हो चुके हैं, कैसे उनको रिहैबिलिटेट और रीसेटल किया जा सकता है। और इसके लिए जो भी फैसिलिटीज रिक्वायर्ड थी माइग्रेंट्स के लिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सब चीजें इस ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोवाइड करी। आज इसका जो मैंडेट है वो और ज्यादा ब्रॉडन हो चुका है। अब तो वर्ल्ड वॉर नहीं है यूरोप में, भगवान करे ना ही हो आगे जाके भी। अब आज इसका जो मैंडेट है वो और ब्रॉडन हो चुका है, और आज ये कई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अपने एजेंडा को एडवांस कर रहे हैं, ताकि कहीं पे भी कोई भी माइग्रेंट्स जो हैं, जो अपने घरों से अपरूट हो रहे हैं, जिनको अपना घर छोड़ना पड़ रहा है किसी एथनिक वायलेंस के कारण, कोई पॉलिटिकल परसिक्यूशन के कारण, तो लोग जहां जहां पे माइग्रेट कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से रीसेटल हो सके, मान मर्यादा के साथ, डिग्निटी के साथ, माइग्रेंट्स की वेलबींग का ध्यान रखा जा सके। और आज इसका जो एनुअल ऑपरेटिंग बजट है वो $3 बिलियन का है। इस ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया भी है, 175 मेंबर स्टेट्स हैं और 8 कंट्रीज के पास ऑब्जर्वर स्टेटस है। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हुआ, बिकॉज पहला स्टेटमेंट कह रहा था कि इंडिया इसका मेंबर है, और दूसरा भी करेक्ट है बिकॉज आईओएम ये दिस इज अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कॉमनवेल्थ से रिलेटेड है। कॉमनवेल्थ नेशन से रिलेटेड मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो बनाया था जो आपका 2 मिनट सीरीज है, अगर नहीं देखा तो वहां पे जाके देखें। कॉमनवेल्थ की बात हो रही है, 3 स्टेटमेंट्स पूछी गई हैं, आपने बतानी है कौन सी करेक्ट है। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, विच ऑफ द अबव नहीं, बट हाउ मेनी, यानी कि 2 स्टेटमेंट्स हैं, कोई एक स्टेटमेंट है, कोई 2, कोई एक, ये पूछा जा रहा है हाउ मेनी। ये थोड़ा रीसेंट ट्रेंड है यूपीएससी का, तो आपने इस बात में कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपसे मैं पूछता कि विच ऑफ द अबव आर करेक्ट, तो आपके सामने ऑप्शन होती 1 ओनली और 2 ओनली, 3 ओनली एटसेट्रा करके, लेकिन यहां पे उल्टा है। अब केवल एक स्टेटमेंट है इन तीनों में से जो सही है। वो कौन सी है? वो स्टेटमेंट नंबर 2 है। लास्ट कंट्री टू लीव कॉमनवेल्थ वाज मालदीव्स इन 2016, लेकिन मालदीव्स को फिर से री एंट्री मिली 2020 में इन द कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ नेशंस 1949 से पहले इसको ब्रिटिश कॉमनवेल्थ कहा जाता था, यानी कि यहां पे प्राइमरीली वो कंट्रीज थी जो कि कभी ब्रिटिश एम्पायर के, ब्रिटिश साम्राज्य के अंडर थी। लेकिन सर क्या इसमें वो कंट्रीज भी आ सकती हैं जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंडर नहीं थी? बिल्कुल आ सकती हैं। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द किंग और द मोनार्क ऑफ यूके इज द हेड ऑफ कॉमनवेल्थ नेशंस। 5 ऐसे देश हैं विद इन द कॉमनवेल्थ जिनका खुद का अपना राजा है। 15 ऐसी कंट्रीज हैं विद इन द कॉमनवेल्थ जिनका जो किंग ऑफ यूके है वो हेड ऑफ द स्टेट है, और 36 इंक्लूडिंग इंडिया एक रिपब्लिक है। तो लिसोथो, एस्वातिनी, ब्रुनाई, मलेशिया, टोंगा,
इनका खुद का अपना राजा है। किंग चार्ल्स इज द हेड ऑफ द स्टेट। कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, कनाडा में, अपार्ट फ्रॉम यूके। ऑल्दो कई सालों से ऑस्ट्रेलिया में एक मूवमेंट चल रही है जहां पे ये बात करी जा रही है कि हम भी अपने आप को इन फेवर ऑफ बिकमिंग अ रिपब्लिक करें, एंड ऑस्ट्रेलिया के लोग अब नहीं चाहते कि उनका हेड ऑफ द स्टेट यूके का किंग हो। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज कॉमनवेल्थ में कितनी है? 56। सबसे बड़ी कंट्री बाय साइज बाय पॉपुलेशन वो इंडिया है, और लास्ट कंट्री टू लीव वाज मालदीव्स इन 2016, लेकिन फिर से 2020 में इसने रीजॉइन किया था। तो स्टेटमेंट 2 सही है। दिस इज द ओनली स्टेटमेंट जो तीनों में से सही है। स्टेटमेंट 3 फिर इनकरेक्ट है। कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट मीटिंग 2 साल में एक बार होती है, बायनियल समिट है। इस साल ये मीटिंग कहां होने वाली है? समोआ में। समोआ में होने वाली है इस साल 2024 में। तो ये 2 साल में एक बार होती है, और इस मीटिंग में गवर्नमेंट लीडर्स फ्रॉम ऑल द कॉमनवेल्थ नेशंस आते हैं। डिस्पाइट द नेम, द हेड ऑफ द स्टेट मे बी प्रेजेंट इन द मीटिंग इंस्टेड ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, स्पेसिफिकली सेमी प्रेसिडेंशियल स्टेट्स में। नाउ अगला क्वेश्चन मैप बेस्ड है। 2 स्टेटमेंट्स पूछे हैं, आपने बताना है इनमें से कितनी स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। स्ट्रेट ऑफ मैगेलन के बारे में बात हो रही है। पॉज करो, देखो, मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखिए इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट है, केवल सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। स्ट्रेट ऑफ मैगेलन लाई करता है टू द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ चिले, और थोड़ा सा ये टच होता है अर्जेंटीना के साथ। यहां पे आपको दिखा देता हूं, ये है स्ट्रेट ऑफ मैगेलन, और ये एक नेचुरल पैसेज है। ये एक नेचुरल पैसेज है जो कि अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ कनेक्ट करता है। अब पैनामा कनाल के बनने से पहले अगर कोई ऐसा पैसेज था जो कि अटलांटिक को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करता है, तो वो था स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। ठीक है, ये बात आपको पता हो। ये स्ट्रेट ऑफ मैगेलन नेविगेबल सी रूट है, सदर्न चिले में लाइट करता है, और ये मेनलैंड साउथ अमेरिका को सेपरेट करता है फ्रॉम दिस एरिया, तेरा दिल फ्यूगो। ये अर्जेंटीना में आता है एरिया। अगला सवाल, इनमें से कौन से देश हैं जो कि BRI का पार्ट नहीं है? BRI पिछले साल न्यूज में था 2023 में, क्योंकि 10 साल इसके कंप्लीट हुए थे। आपने यह बताना है इनमें से कौन नहीं है। क्या सही आंसर लग रहा है? सही है एस्टोनिया। एस्टोनिया और इटली तो लास्ट ईयर न्यूज में था। इटली और एस्टोनिया दोनों ने, एस्टोनिया ने 2022 में अनाउंस किया था अपना विड्रॉल, इटली ने लास्ट ईयर अनाउंस किया था कि BRI से हम विड्रॉ कर रहे हैं। तो इनफैक्ट एक पर्टिकुलर फॉर्मेट था जो कि 2013 में बनाया गया था, 2012 में बनाया गया था, बेग योर पार्डन, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एंड चाइना। ठीक है, तो ये एक फॉर्मेट था चाइना का ईस्टर्न यूरोपियन और सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज के साथ। तो तब जब ये फॉर्मेट बनाया गया था 2012 में, 2013 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। तो शुरुआती साल में एस्टोनिया मेंबर था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। और एस्टोनिया के अलावा एक और बाल्टिक स्टेट है, मैंने आपको कमेंट सेक्शन में बाल्टिक स्टेट्स लिखने को कहा था, लातविया। लातविया ने भी इस फॉर्मेट से 2022 में स्टेप आउट कर लिया। ये जो फॉर्मेट है चाइना एंड सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, ये फॉर्मेट बुडापेस्ट में 2012 में बनाया गया था, जो हंगरी का कैपिटल है। और इसका गोल क्या था इस फॉर्मेट का? ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के चलते जो इन्वेस्टमेंट्स है और जो कोऑपरेशन है बिटवीन चाइना एंड दीज यूरोपियन कंट्रीज, उसको बढ़ाया जाए। लास्ट क्वेश्चन, 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपने ये पता लगाना है कि इनमें से कितने इनकरेक्ट हैं। सो वंस अगेन क्वेश्चन को पढ़ना है, देखना है कि क्या पूछा गया है। हाउ मेनी, मैंने आपसे विच ऑफ द अबव नहीं पूछा, मैंने आपसे हाउ मेनी ऑफ द अबव पूछा है। कोई 1, कोई 2, 3, कोई भी नहीं, ये आपने बताना है, विच ऑफ द अबव और हाउ मेनी ऑफ द अबव। इस अगर चीज को पढ़ने में आपने गलती करी ना, तो फिर देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये ऐसी गलतियां करोगे तो आपके 2-2 मार्क्स ऐसे ही लूज होंगे। हाउ मेनी और विच में फर्क है, अभी यहां पे पल्ले बांध लो। ठीक है, यहां पे माइंड में बात बसा लो। अग्नि P मिसाइल की बात हो रही है। इनमें से 2 स्टेटमेंट्स हैं जो इनकरेक्ट हैं। अग्नि P यानी कि अग्नि प्राइम मिसाइल जो है, ये 2000 किलोमीटर की रेंज है, और ये मिसाइल कवर करती है अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में जितनी भी सिटीज, क्रिटिकल सिटीज पाकिस्तान में आती हैं, चाइना में नहीं, चाइना में नहीं। ठीक है, और अग्नि P, इसका इनिशियल नाम क्या था? अग्नि 1P। ये 50% कम
वे करती है, इसका वजन 50% कम है अग्नि 3 मिसाइल से। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। और यह मिसाइल को रेल या रोड से लॉन्च किया जा सकता है, लैंड, एयर और सी तीनों वेरिएंट से नहीं। तो स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट है। और जो स्टेटमेंट 3 है, अग्नि पी इज मोर डिफिकल्ट टू इंटरसेप्ट दैन अदर बैलिस्टिक मिसाइल्स, तो ये बिल्कुल सही है। देखिए बैलिस्टिक मिसाइल्स का आपको पता है कि वो वही ट्रैजेक्टरी फॉलो करेंगे जो ट्रैजेक्टरी, यानी कि अगर जैसे मान लीजिए कि हम गन में से बुलेट फायर करते हैं तो वो गन उसी डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में मैंने गन तानी हुई है। अब बैलिस्टिक मिसाइल का प्रिंसिपल साइंस में भी पढ़ा होगा आपने, सर ने कराया होगा कि जो प्रोपेलेंट है जो कि मिसाइल को आगे प्रोपेल करता है, जब वो फ्यूल सारा का सारा जो प्रोपेलेंट फ्यूल जब एक बार बर्न हो जाता है तो मिसाइल जो है वो उसी डायरेक्शन में जाएगी जहां पे टारगेटेड है। लेकिन अग्नि प्राइम मिसाइल, इसको मैन्यूवर किया जा सकता है बीच रास्ते में, यानी कि ये अपनी ट्रैजेक्टरी बदल सकती है। बैलिस्टिक मिसाइल अपनी ट्रैजेक्टरी नहीं बदलती है, आपको पता हो, लेकिन अग्नि प्राइम मिसाइल अपनी ट्रैजेक्टरी बदल सकती है। ये फीचर बैलिस्टिक मिसाइल, नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल में अवेलेबल नहीं होता। एंड देयरफॉर क्योंकि इसको मैन्यूवर किया जा सकता है एट द पॉइंट ऑफ एंट्री इनटू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, सो दिस मेक्स इट मोर डिफिकल्ट टू इंटरसेप्ट। तो स्टेटमेंट 3 करेक्ट है। तो ये थे 5 सवाल। क्या स्कोर बना है कमेंट सेक्शन में बताएं। अभी दोस्तों बहुत कम टाइम रह चुका है, तो आज जैसे 5 तारीख है, 10 दिन रह चुके हैं। 10 दिनों में अगर फटाफट आप अपने आईआर के कोर कॉन्सेप्ट्स को, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कंटेंट कवरेज करना चाहते हैं तो ये क्रैश कोर्स आपके लिए रामबाण है। यहां पे काफी सारे आपको एमसीक्यूज भी देखने को मिलेंगे, मेंटरशिप भी इसमें मिलेगा, करंट अफेयर्स होंगे, टॉपिकल टेस्ट होंगे। 12 घंटों में आप कंप्लीट आईआर कवर कर सकते हैं। आई नो टाइम कम है। इस कोर्स की कीमत 3400 है, लेकिन अगर आप कूपन कोड कुबेर लाइव, ये एक साथ लिखना है, कुबेर लाइव का इस्तेमाल करेंगे, एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा। उम्मीद करते हैं कि इससे आपके कुछ नॉलेज में वैल्यू एडिशन हुआ है। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताएं। लाइक बटन को हिट करें, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल के बारे भी लोगों को बताएं। और अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। जय हिंद। थैंक यू।